हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी ढीला ढाला ही रिस्पॉन्स है आपका दोबारा से ही। प्लीज़ डोंट ब्लेम मी अगर फिर कभी एनालिसिस बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। इसीलिए अपना थोड़ा रिस्पॉन्स एम्प अप करो सो दैट वी कैन मैच our frequencies together. So with that note, let's begin with 7 जुलाई का एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड। तो कानपुर एनकाउंटर केस एंड पुलिसिंग इश्यूज के बारे में बताया है। ठीक है, आपको थोड़ा किसी ने टीवी में देखा होगा, विकास दुबे चिल्लाते रहते हैं। तो कौन थे ये? ही वॉज अ गैंगस्टर जिन्होंने 8 पुलिस वालों को मार दिया गया। ठीक है, ही लिटरली शॉट देम डाउन। ये मतलब इतना हीनस क्राइम दिखाता है कि भाई कितना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स आ रही हैं आज के टाइम में। एंड विकास दुबे के बारे में ये बताया जा रहा है, ही वाज द नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स, क्राइम एंड पुलिसिंग। ठीक है, तो काफ़ी क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उनके हाथ में पुलिस होती है, एंड जो ऑपोजिशन पार्टी होती है उनके हाथ में गैंगस्टर्स होते हैं। मतलब दिस इज द कॉमन नरेटिव। विद दैट थिंग तो क्या होता है कि क्लैशेस हो जाते हैं बिटवीन पुलिस एंड दीज गैंगस्टर्स। एंड मोस्ट क्योंकि पुलिस के पास काफ़ी कम पावर्स होती हैं एंड इतनी ऑटोनॉमी नहीं होती, सो दे यूजुअली सकम टू देयर injuries, or they usually die in such incidences. And this is very unfortunate कि हमने अपने 8 पुलिस के जवान खो दिए गए हैं इसमें। एंड दिस इज़ फेटल टू एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एंड ये दिखाता है साफ साफ कि जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो कोलैप्स हो चुका है। एंड यहाँ पे भी हम फिर कुछ भी होता है तो हम किसकी तरफ जाते हैं? कोर्ट्स की तरफ। अगर कोर्ट्स यहाँ पे अच्छा डिसीजन नहीं देंगे या लेट डिसीजन देंगे, सो दिस विल टोटली हैम्पर द ट्रस्ट इन द जुडिशरी। क्रिमिनल गैंग शील्डेड बाय पॉलिटिक्स। तो क्रिमिनल गैंगस्टर्स को कौन शील्ड करता है? पॉलिटिशियंस एंड पुलिस फोर्सेस दैट वेंट टू कास्ट इन कॉम्युनल पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट। तो पुलिस को क्या होता है कि जो उनको ऑर्डर करते हैं उनको वही करना पड़ता है। एट टाइम्स उनको कॉम्युनल एंड पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट भी बहुत बार उनको फुलफिल करने पड़ते हैं, बिकॉज इट्स देयर ड्यूटी। रीजंस फॉर द प्रेजेंट क्राइसिस कि क्या होता है। ये आर्टिकल किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? अभी विकास दुबे के बारे में कोई नहीं पूछेगा आपसे, पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में पूछेगा जो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट है उसमें आए हैं। ठीक है, पुलिस रिफॉर्म, सिविल सर्वेंट रिफॉर्म्स, तो ये आपको तैयार कर लेने हैं अपने लिए। रीजन फॉर प्रेजेंट क्राइसिस क्या है? पुलिस फॉर्म इज द कोअर्सिव आर्म ऑफ द स्टेट। ठीक है, वो एज अ प्रेशर डालने का काम करती है। एंड क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग देयरफॉर हैज एन आउटसाइज्ड इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल क्वालिटी जिस तरीके की गवर्नेंस हो रही है। ठीक है, बट क्या होता है? पुअर ट्रेनिंग होती है। ठीक है, डीह्यूमनाइजिंग वर्क एनवायरनमेंट है। ठीक है, देखते हैं भाई कितना टॉर्चर हो रहा है पुलिस कस्टडी में, करप्शन है एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, इसलिए पुलिसिंग में क्राइसिस आते हैं। पॉलिटिशियंस इन पावर काफ़ी बुरी तरीके से इनका यूज़ करते हैं। एंड देयर एट टाइम्स जहाँ पे पुलिस मिरर्स इन द कैरेक्टर ऑफ क्रिमिनल गैंग्स दे चेज डाउन। क्वेश्चनेबल coercive measures such as collective punishment and criminalization of political protest and suppression of freedom of expression have mainstreamed the regular policing tools। तो क्या होता है? क्वेश्चनेबल होते हैं उनके coercive रूल। जैसे हमने अभी तमिलनाडु का केस देखा जिसमें 2 बाप बेटा पुलिस कस्टडी में ही मर गए बिकॉज दे वर सो मच टॉर्चर्ड। दिस इज क्वेश्चनेबल coercive मेजर्स। लाइक कभी भी धरना होता है ना लोगों का, ये जेएनयू में चलता रहता है, तो वहाँ पे भी इतने ज़्यादा coercive मेजर्स लिए जाते हैं जिसकी वजह से वो क्वेश्चनेबल आते हैं कि भाई ये आपके पुलिसिंग टूल्स है। नीड ऑफ द आर क्या है? स्मार्ट पुलिसिंग करनी पड़ेगी। स्मार्ट का क्या मतलब है? स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव हो, स्ट्रिक्ट भी हो पर सेंसिटिव भी, मॉडर्न है एंड मोबाइल भी, अलर्ट है और अकाउंटेबल भी, रिलायबल है और रिस्पॉन्सिव भी, टेक्नो सेवी है एंड ट्रेन भी। टेक्नो सेवी मतलब दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करो। ठीक है, फॉरेंसिक्स का इस्तेमाल करो। ज़रूरी नहीं है टॉर्चर से ही आपको, टॉर्चर से तो वो डरता डरता भी वो झूठ को भी सच बना देगा। ठीक है, और ट्रेन होनी चाहिए एडिक्वेटली। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू स्ट्रेंथन आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एंड अब जो ग्रास रूट्स लेवल पे हैं पुलिसिंग इंस्टीट्यूशन उनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा टू प्रिपेयर आवर पुलिस टू डील विद प्रेजेंस एंड एमर्जिंग चैलेंजेस। क्योंकि अभी कोविड करके काफ़ी ज़्यादा आप सोच ही सकते कितने चैलेंजेस आएंगे। लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है, कोविड करके प्रिजनर्स जो हैं उनको रिलीज कर दिया गया काफ़ी लोगों को, क्योंकि डिकंजेस्ट करना था जेल्स को। वो बाहर आएंगे तो वो वही फिर चोरी चकारी का ही काम करेंगे। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ने वाली हैं। एंड स्ट्रेंथन इट्स इन्वेस्टिगेटिव कैपेसिटीज, तो उनको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एंड कैपेसिटीज को तो डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि एक पुलिस थाना होता है उसमें वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, वो उसी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। कहीं पे कोई दिक्कत आ जाती है तो वो इन्वेस्टिगेशन धरी की धरी रह जाती है, विच लीड्स टू फर्दर डिले इन आर जस्टिस सिस्टम। कंसिडरिंग द मल्टीपल कॉजेज एंड देयर कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंसीज एसोसिएटेड विद टूडेज पॉलिसिंग सिस्टम,
तो चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं और उनको ब्रॉडर एंड मोर कोलैबोरेटिव एंड इनोवेटिव अप्रोचेस से सॉल्व करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की क्या डायरेक्शन है इन द प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन केस कि भाई एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बिठाओ विच एवरी स्टेट विल ले डाउन पुलिस पॉलिसी फॉर पुलिस फंक्शनिंग, किस तरीके से पुलिस को फंक्शनिंग करना चाहिए, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं एसओपीज कंस्ट्रक्ट कराओ एंड इंश्योर दैट स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट एक्सरसाइज अनवांटेड इन्फ्लुएंस जो पुलिस वालों पे होता है। सो कॉन्स्टिट्यूट पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड इन एवरी स्टेट दैट विल डिसाइड पोस्टिंग्स एंड किन की ट्रांसफर्स होनी चाहिए, जैसे वैसे ही सिविल सर्विसेज बोर्ड के बारे में बोला गया था कि वो होना चाहिए, जो वही डिसाइड करेगा कि कैसे ट्रांसफर्स होनी चाहिए। ठीक है, जो हरियाणा में रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया था, ऐसा कुछ आया था ना, कुछ हम दिन पहले हमने कवर किया था। तो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के बारे में भी बोलता है कि भाई पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स के बारे में यही सोचेगा, क्योंकि क्या होता है फिर लोग डर के मारे कर देते हैं, नहीं यार ट्रांसफर हो जाएगी, मान लेते हैं नेताजी की बात। सो ऐसे नहीं होना चाहिए। एंड जो ऑफिसर्स है उनकी प्रमोशन देखेगा, जो भी रैंक है बिलो द डीएसपीज एंड मेक रिकमेंडेशंस टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर ऑफिसर्स फॉर हायर रैंक। रिकमेंडेशंस हायर रैंक के लिए तो ये करेगा, पर जो पूरी पूरी प्रमोशंस हैं वो डीएसपी रैंक से नीचे यही देखेगा पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड। इससे क्या होगा, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे हमने फोकस करना है ना, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे छोटे से छोटा सिपाही एक सिक्योर होना चाहिए अपनी काम में जैसा वो कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज, ठीक है, एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ सीरियस मिसकंडक्ट, अगर कहीं पे पाया जा रहा है या फिर पुलिस पर्सनल अपनी पावर का अब्यूज कर रहा है तो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज होना चाहिए। प्रोवाइड अ मिनिमम टेन्योर ऑफ एटलीस्ट 2 years ऑफ फॉर द डीजीपी एंड अदर की पुलिस ऑफिसर्स विद इन द स्टेट फोर्सेस। तो सिविल सर्विसेज के लिए भी यही था कि भाई 2 साल का टेन्योर होना ही चाहिए। इतने टाइम तक अगर किसी का अब बार बार ये अगर 2 साल का भी टेन्योर नहीं है ना किसी भी जगह पे, तो वो ये दिखाता है कि उसकी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हो रही हैं, विच लीड्स कि वो अपना ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। अनवारंटेड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है बट वो खुल के बता भी नहीं पा रहा है। इंश्योर दैट डीजीपी ऑफ एवरी ऑफ स्टेट पुलिस इज अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स। ठीक है, एंड जो यूपीएससी ने उनको बोला हो कि भाई रिकमेंडेशन किया हो कि ये मतलब बेसिकली हैं लायक हैं उनको बनने के लिए, उनका गुड रिकॉर्ड एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेपरेट द इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल सिक्योरिटी कमीशन टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज चीफ्स ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सो बिसाइड ये जो एक्सपर्ट बॉडीज है ना, ये आपकी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो मैंने ऊपर बताया वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पुलिस रिफॉर्म्स, तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी पुलिस कमीशन जो बैठी हैं अब तक पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, तो नेशनल पुलिस कमीशन, रूबीरो कमेटी, ठीक है, पद्मा भनाई कमेटी एंड मलिमत कमेटी, पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी। तो देखो पुलिस है वो तो आप समझ जाओगे, तो ये कमेटीज के बारे में ध्यान रखना। सेकंड एआरसी 2007 एंड पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आप ध्यान रखोगे। ठीक है, सो देख लेना इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बिठाएंगे, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बिठाएंगे, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एंड जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस है उसको अलग रखेंगे लॉ एंड ऑर्डर पुलिस से। देन इज अबाउट एफएओ लोकस्ट वार्निंग। तो टिड्डियों का हमला फिर से ये एफएओ बोल रहा है कि टिड्डियों का हमला अगले 4 हफ्ते पूरा हाई अलर्ट पे रखा है कि हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो टिड्डियाँ मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे ब्रीडिंग करती हैं एंड क्या हुआ कि अफ्रीका से स्टार्ट हुई वहाँ पे। ठीक है, उस टाइम पे वहाँ पे सूखा था एंड वहाँ पे उन्होंने ब्रीड किया। ठीक है, वहाँ पे उनका ब्रीडिंग हुआ एंड फिर वो स्वाम्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब झुंड में, और फिर वो वहाँ से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर हमारे यहाँ इंडिया में एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में ही ये आती है। ठीक है, ऐसे नहीं है जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे नहीं चले जाते, वहाँ पे इतनी बारिश होती है तो बारिश के बाद ये मर जाती है यूजुअली टिड्डियाँ, क्योंकि इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स ही नहीं बचते है ना। देन करंट लोकस्ट अटैक्स, इसको अपसर्ज बोला जा रहा है, तो ये देख लेते हैं हम 3 चीज़ों के बारे में, आउटब्रेक, अपसर्ज एंड प्लेग। आउटब्रेक का क्या मतलब होता है, इफ गुड रेन्स फेल एंड ग्रीन वेजिटेबल डेवलप्स डेजर्ट लोकस्ट कैन रैपिडली इंक्रीज देयर नंबर। ठीक है, तो क्या होता है वो रैपिडली अपना नंबर इंक्रीज करेंगे अगर अच्छी रेन आई। ये नहीं कॉन्टिन्यूस रेन में नहीं ब्रीड करती है, थोड़ी अच्छी खासी एक बार रेन आ गई और वेजिटेशन आ गई। बेसिकली क्या होता है, अंडे तो ये मतलब सूखे वाले एरिया में देती हैं, पर क्या होता है जब ये रेन आएंगी तब वेजिटेशन डेवलप होंगे जिसपे वो फीड करेंगे अपने आप को। ठीक है, फिर क्या होगा, वेजिटेशन आ गई, फिर ये मतलब डेवलप हो गई अच्छी खासी, स्मॉल ग्रुप्स बन गए एंड फिर ये क्या हो जाती है, उड़ने लग जाती है। दिस इज नोन एज आउटब्रेक। ठीक है, तो ये छोटे एरिया में 100 किलोमीटर्स बाय 50 किलोमीटर्स मतलब किसी एक पार्ट ऑफ द कंट्री में आया हुआ है तो इसे आउटब्रेक बोला जाता है। ठीक है, इनिशियली। अपसर्ज क्या होता है, इफ एन आउटब्रेक और कंटेम्पोरेनियस आउटब्रेक आर नॉट कंट्रोल। ठीक है, जब आउटब्रेक को कंट्रोल नहीं किया जाता ना तो अपसर्ज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एडजेसेंट एरियाज, ठीक है,
मतलब हैवी रेनफॉल हुई आसपास में एंड सेवरल सक्सेसिव सीजन्स ऑफ ब्रीडिंग, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो टिड्डियाँ वहाँ पे ब्रीड होकर आई, ठीक है, फिर उन्होंने यहाँ पे ईरान में ब्रीडिंग ब्रीडिंग किया तो काफ़ी ज़्यादा नंबर इनका इंक्रीज हो गया। तो क्या क्या है, ये सक्सेसिव सीजन सेशंस हो गए इनके ब्रीडिंग के, इसीलिए अपसर्ज बोला गया और यही अपसर्ज इंडिया में आया। सो दिस इज कॉल्ड अपसर्ज एंड जनरली अफेक्ट्स एन एंटायर रीजन। तो हमने देख चुके हैं पूरा अफ्रीका से लेके यहाँ पे ईरान और ये पाकिस्तान, पूरे एरिया को इन्होंने अफेक्ट किया है। प्लेग क्या हो जाता है, इफ एन अपसर्ज को भी कंट्रोल नहीं किया गया ना, एंड उनकी जो ब्रीडिंग कंडीशंस है उनको नहीं डिस्ट्रॉय किया गया, तो इनके नंबर एंड साइज में भी इवन इंक्रीज आता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द इन्फेस्टेशन अकर एज बैंड्स एंड स्वार्म मतलब झुंड। देन प्लेग कैन डेवलप। अ मेजर प्लेग एग्जिस्ट जब एक से दो रीजन अफेक्टेड साइमल्टेनियस, मतलब पूरा पाकिस्तान अफेक्टेड है, पूरा इंडिया अफेक्टेड है, तो ऐसे उसको एक प्लेग बोला जाता है। तो ये दोनों आप तीनों चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो ये जो हमारा प्रेजेंट टिड्डियों का अटैक है, इसको अपसर्ज बोला जाता है दूसरी डिग्री का। आउटब्रेक्स आर कॉमन, होते रहते हैं आउटब्रेक्स, तो कि भाई वो एक बार एकदम से हो गया पर वो मर जाते हैं धीरे धीरे। पर क्या है, अपसर्जेस नहीं हुए काफी टाइम तक। मेजर प्लेग हुआ था 1987 में एंड लास्ट मेजर अपसर्ज 2003 में हुआ था। तो डेजर्ट लोकस्ट क्या है, देखो सबके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट नहीं है नेम, पर जो हमें टिड्डियां हैं कितने टाइम से न्यूज में, तो इसका याद रख लेना, शिस्टोसेरा ग्रिगेरिया। ग्रिगेरियस का क्या मतलब होता है, जो इकट्ठे ग्रुप में चलते हैं, तो इसलिए ग्रिगेरिया, ऐसे थोड़ा ना याद रखना, टिड्डियां ग्रुप में चलती हैं तो ग्रिगेरिया उसे बोला जा रहा है। डेजर्ट लोकस शिस्टोसेरा ग्रिगेरिया, जो ग्रास होपर्स की फैमिली को, राम का घोड़ा जिसे कह देते हैं, कहाँ ब्रीड करेंगे, सेमी एरिड एंड डेजर्ट रीजन, ठीक है। लेइंग एग्स के लिए इनको बेयर ग्राउंड चाहिए होता है, खाली मैदान, ठीक है, एंड बैकग्राउंड चाहिए होता है। लेइंग एग पर जब एग्स फूट जाएंगे तो फिर इनको वेजिटेशन भी चाहिए होती है उस पर फीड करने के लिए। स्वार्म्स कैसे फेस करती हैं एज इंडिविजुअल्स, तो ये लोकस्ट काफ़ी डेंजरस नहीं होते जब ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, जिनको ग्रिगेरियस फेज, मैंने बोला ना ग्रिगेरियस झुंड वाला फेज हो जाता है, तब ये स्वार्म्स बनाते हैं। ग्रिगेरियस फेज में आके फिर स्वार्म्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब स्वार्म्स में क्या होता है 40 to 80 मिलियन अडल्ट होते हैं एंड ये 150 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेते हैं एक दिन में। सो इसीलिए इनको काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बोला जा रहा है। और एक जगह ना क्या होता है कि ये प्लांट्स हो गए ना, उस पर चिपक जाते, इकट्ठा चिपक जाते, तो उनके वेट से वो प्लांट ही गिर जाता है, उस पर फीड भी करती रहती है एंड वो प्लांट्स को खत्म कर देती है, ठीक है। देयर इज अ लेसन फ्रॉम डोकलाम, नो डी एस्केलेशन अंटिल फुल रिटर्न ऑफ स्टेटस को। तो ये बता रहा है कि भाई आपको डोकलाम जो 2017 का स्टैंड ऑफ था उससे हमने लेसन लेने चाहिए। अभी क्या है, हो रहा है धीरे धीरे डिसंगेजिंग हो रहा है, डी एस्केलेशन हो रहा है बिटवीन द मतलब अक्रॉस द LAC, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है इस आर्टिकल में कि भाई आपको जैसे डोकलाम में हुआ था ना, वैसे वो चीज़ रिपीट मत करो। एंड ये गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वो डी एस्केलेशन के लिए एग्री ही नहीं करना चाहिए जब तक स्टेटस को एंटी नहीं माना जाता ऑफ द सिचुएशन। स्टेटस को एंटी क्या होता है कि जैसे सिचुएशंस पहले थे बिफोर द लॉकडाउन, सॉरी बिफोर द ये सिचुएशन जब खराब हुई, उससे पहले की सिचुएशन को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि क्या था, हमने क्या पढ़ा था, जो पैंगोंग सो के आसपास की जो रिजेस थी ना, ठीक है, हम क्या पढ़ते थे कि जो चार रिजेस तक थी वहां पे इंडिया पेट्रोलिंग करता था, ठीक है, यहाँ तक हमारी LAC माना जाता था, ठीक है। जो यूजुअल LAC थी वो यहाँ तक मानी गई। पर चाइनीज क्या हुआ कि जो ये स्टैंड ऑफ हुआ बेसिकली क्यों हुआ, क्योंकि चाइनीज ने ये जो रिजेस है ना, फिंगर्स मतलब माउंटेन्स की जो फिंगर्स हैं, वहां पे जो सेकंड नंबर की रिज है, यहाँ तक वो पेट्रोलिंग करने लगे, तो वो LAC से इतना आगे आ गए। सो दिस वाज द होल इशू। तो ये बोला गया कि भाई वही सिचुएशन दोबारा मेंटेन कराओ जो ये स्टैंड ऑफ से पहले की थी, मतलब 4 फिंगर्स तक ही हम पेट्रोलिंग करेंगे। इट इज़ बिकॉज डिसएंगेजमेंट इज नॉट इनफ, ठीक है, क्योंकि टेंशन तो खत्म हो जाएंगी, बट ये है कि दोबारा से वो चीज़ वही स्टार्ट करेंगे। बिकॉज चाइनीज़ की आदत होती है, वो कहते एक बार बोल देंगे हाँ नहीं करेंगे, बट फिर से वो करने लग जाते हैं। एंड इट इज़ देयर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, जो अभी भूटान में भी हमने जो कल साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का केस कवर किया था, तो वही चीज़ें दोबारा से इंडिया के साथ भी हो सकती हैं। हाउ द डोकलाम इशू एंडेड, ठीक है, क्या हुआ था 2017 में डोकलाम का इशू आया था, कहाँ पे, इंडिया चाइना एंड भूटान का ट्राई जंक्शन एरिया। तो देखो ये क्या होता है, हमारा सिक्किम है, यहाँ पे हमारा भूटान पड़ता है, ठीक है, यहाँ भूटान हमारा तो नहीं है, यहाँ भूटान पड़ता है, ये हमारा सिक्किम पड़ता है, सिक्किम तो इधर पड़ता है, पर यहाँ पे ये है कि वेस्ट बंगाल का ये जो चिकन नेक एरिया, सिलीगुड़ी का एरिया ना यहाँ, तो यहाँ के आसपास यहाँ डोकलाम है, डोकलाम प्लेट्यू है, ठीक है, यहाँ डोकलाम है। तो यहाँ पे क्या स्टैंड ऑफ हुआ था, क्या था, चाइनीज क्या चाहते थे, हम ये जो चिकन नेक है इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे एंड फिर ये एक स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इंडिया के लिए। सो डिसएंगेजमेंट ब्रोट एन एंड विद द हॉस्टिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड चाइना ओवर चाइना अटेम्प्ट टू बिल्ड अ रोड नियर इंडिया चाइना भूटान ट्राई जंक्शन, ठीक है, वो हुआ। एंड फिर क्या हुआ कि वो रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे थे एंड वो कंस्ट्रक्शन
करके ही हटे। सो दस द कंक्लूजन इज दैट मिलिट्री ओनली एग्रीज टू डिसंगेजमेंट और डीएस्केलेशन, ये मिलिट्री का काम है, बट ये डिसएडवांटेज हो सकता है एंड सरकार को वन ऑन वन टॉक करनी चाहिए इस चीज से रिलेटेड। डोकलाम में क्या हुआ था, इट इज फेस ऑफ दैट टेक्स प्लेस ओवर टेरिटरी बिलोंगिंग टू भूटान। तो आप थोड़ा देख सकते हो अगर यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा हो, सो दिस इज भूटान, ठीक है, एंड दिस इज द डोकलाम प्लेट्यू, इधर इधर डोकलाम है एंड ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है, ये इधर इंडिया का, यहाँ पे चुम्बी वैली में भी चाइनीज बहुत बार अपना दबदबा जमाने की कोशिश करते हैं, तो ये डोकलाम है, यहाँ पे क्राइसिस हुआ था। क्या है कि क्योंकि क्या होता है, भूटान एंड चाइना के डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, तो भूटान के साथ कुछ भी होता है वो चिल्ला चिल्ला के इंडिया के पास आ जाता है कि देख लो भाई इन्होंने क्या कर दिया, सो इसीलिए हमें उनके साथ इंगेज होना पड़ता है। तो डोकलाम में क्या हुआ था, फेस ऑफ हैज बीन टेकन प्लेस ओवर टेरिटरी जो भूटान पे बिलोंग करती है, विच हैज अ बॉर्डर सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद इंडिया, कि भाई आप हमारी सिक्योरिटी कर लो। चाइनीज वांटेड इसको एरिया को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो जो चिकन नेक है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके नियर आ सके। एंड क्यों है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। चाइना अभी भी अरुणाचल पे अपना हक जमाता रहता है एंड वो रीइटरेट करता है कि वो हमारा ही पार्ट है। इट वॉज प्रैक्टिकली एन आईबॉल टू आईबॉल काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड फिर जो ब्रिक्स समिट होना था वो नहीं हुआ एंड फिर ये काफी डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस के बाद ये बंद हुआ था, ठीक है। सो दिस इज द थिंग अबाउट डोकलाम क्राइसिस, एंड वही बता रहा है कि जो स्टेटस को आती है वो हमें दोबारा से मेंटेन करना पड़ेगा। देन जीएस पेपर 3 का आर्टिकल है व्हाट इज कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो क्या होता है, देखो कोई भी नई चीज डिस्कवर हुई, मान लो मैंने कोई ड्रग डिस्कवर कर ली, ठीक है, जिसका नाम पैरासीटामोल है, हाँ मैंने नहीं करी है, ड्रग पैरासीटामोल डिस्कवर कर ली, ठीक है, इसमें आई थिंक एसिटोमिनोफिन होता है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हाँ ये एनेसिटाइल समथिंग कुछ सॉल्ट होता है इसमें, ठीक है, पैरासीटामोल है। तो मैंने वो ड्रग डिस्कवर कर ली, तो क्या होता है कि इनिशियली मैंने ड्रग डिस्कवर कर ली, मैंने इसका पेटेंट ले लिया, ठीक है, पेटेंट ले लिया सरकार से जाके, पर क्या हुआ कि ये अच्छे से ड्रग इसने काम नहीं की। पहले कोई भी ड्रग आती है काफी महंगी आती है, 1000 रुपए की मान लो 10 टैबलेट्स है, लोग खरीदेंगे नहीं, फिर मैं क्या करूंगा, चलो इसका मैंने लाइसेंसिंग करा दिया सरकार को, ठीक है, लाइसेंसिंग करा दी। इससे क्या होगा कि मेरी ये जो ड्रग है ना वो विदाउट माय परमिशन, ठीक है, मैंने सरकार से कंपलसरी लाइसेंसिंग में मतलब एक एग्रीमेंट ले लिया। इससे क्या होगा, मेरी ड्रग कोई भी दूसरा इंसान इसको प्रोड्यूस कर सकता है। इससे क्या होगा कि रेट्स कम हो जाएंगे एंड इसकी बिक्री ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग में कुछ पैसे वैसे मिलते हैं एंड वो एग्रीमेंट होता है। तो क्या होता है, इशूड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, लाइसेंस है जो इशू करेगी सरकार एंड टू एन एप्लीकेंट फॉर मेकिंग, यूजिंग एंड सेलिंग अ पेटेंटिंग प्रोडक्ट, जो ऑलरेडी पेटेंटेड है ना उस प्रोडक्ट को आप बना सकते हो और सेल कर सकते हो, ये लाइसेंस आपको देगी। और एम्प्लॉइंग अ पेटेंटेड प्रोसेस विदाउट द कंसेंटिंग ऑफ द पेटेंटी, तो जिसने वो बनाई है ना ड्रग, पेटेंटी हो गया, उसके विदाउट कंसेंट से आप वो ड्रग बना सकते हो, उसके लिए आपको लाइसेंस है, दैट इज कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो चैप्टर 16 ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 एंड एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डिस्कस करते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग को, कि भाई जब 3 साल के बाद जब आपने कोई ड्रग का पेटेंट लिया है उसके बाद आप कंपलसरी लाइसेंसिंग में एंटर कर सकते हो। कंडीशंस क्या होनी चाहिए, 3 कंडीशंस होनी चाहिए कि भाई पब्लिक रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही है पब्लिक की, इसीलिए आप लाइसेंसिंग कराना चाहते हो। पेटेंटिंग इन्वेंशन है जो ऑलरेडी मैंने पीसीएम बनाया था पैरासीटामोल, वो अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं है, 1000 रुपए की थी, एंड पेटेंटेड इन्वेंशन इंडिया में ही यूज नहीं हो रहा, तो आप इंडिया में इसको ला सकते हो। एडिशनली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 92 ऑफ द एक्ट, कंपलसरी लाइसेंसिंग कैन आल्सो बी इशूड सुओ मोटो बाय कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स, मतलब खुद से वो इशू कर सकते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग जब उनको दिख रहा है कि भाई नेशनल इमरजेंसी है या एक्सट्रीम इमरजेंसी है, और इन केसेस ऑफ पब्लिक नॉन कमर्शियल इश्यूज, की भाई कमर्शियल इश्यूज के लिए नहीं यूज कर रहे, वैसे नॉर्मली यूज कर रहे हैं, बेचने के पर्पज से नहीं कर रहे। अब एक्सट्रीम इमरजेंसी जैसे रेमडेसिविर बोल रहे हैं, ठीक है, कोविड का क्योर है, तो अभी हमें उसकी कंपलसरी लाइसेंसिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट में है एंड अभी इमरजेंसी सिचुएशन है। सो फर्स्ट लाइसेंसिंग कब इशू की थी, 2012 में, ठीक है। एक बेयर्स नेक्सावर ड्रग है जो एंटी कैंसर ड्रग है, जो किडनी एंड लिवर कैंसर क्योर करती है, तो उसकी कंपलसरी लाइसेंसिंग की थी क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस था ना उसका, तो सरकार ने उसकी लाइसेंसिंग कर दी थी। सो ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या होता है कि ह्यूजली डिबेटेड इशू है, ठीक है, मैनी डेवलपिंग कंट्रीज इसको इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या चाहिए, अफोर्डेबली होनी चाहिए मेडिसिन एंड अवेलेबल होनी चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा होता है इंडिया में या फिर दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में। द डेवलप्ड कंट्रीज अपोज करते हैं इस चीज़ के व्यू को कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर इनोवेशन जो सेक्टर है उसको हार्म पहुंचता है। सो न्यूज़ में क्यों है, जो रेमडेसिविर है, ठीक है, जो कोविड-19 के मेडिसिन है, उसको बोला जा रहा है कि इसकी कंपलसरी लाइसेंसिंग कर देनी चाहिए। इट इज सेड दैट गवर्नमेंट वुड इन्वोक
सो इसमें ये बोला जा रहा है कि इससे क्या होगा, इट वुड इन्वोक कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लॉज 92 ऑफ पेटेंट एक्ट की अलाउ करेगा कंपलसरी लाइसेंस, ताकि इंडियन मैन्युफैक्चर ज़्यादा से ज़्यादा इसका जेनेरिक वर्जन प्रोड्यूस कर सके। जेनेरिक वर्जन क्या होता है, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट है बट अफोर्डेबल प्राइस पे है, क्योंकि उसमें मार्केटिंग वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जिलाइट साइंसेज है जो ये रेमडेसिविर प्रोड्यूस करे, क्या है कि वैसे तो उसका $10 प्राइस है ओरिजिनली, तो उसको $100 पे बेच रहा है इंडिया में। तो दिस शोज कि वो एक मोनोपली कर रहा है, एंड जो रैंसम है बेसिकली ब्राइब ली जा रही है कि ट्रीट करने के लिए। एंड ये भी बोला जा रहा है कि यूएसए भी ड्रग्स होल्ड कर रहा है काफ़ी, ठीक है, कि उनके लोगों को काम आ जाए। तो क्या होगा, नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमें अवेलेबल ही नहीं होंगी, तो हमारे लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग काफ़ी ज़रूरी है। देन व्हाट इज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी? सो इट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव केमिकल एनालिसिस टेक्निक। इससे क्या होता है, मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। देखो, ये मान लो कि ये एक डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, मतलब डीएनए आरएनए सीक्वेंस किसी भी वायरस का, मान लो कोविड का ही है ये, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक वेवलेंथ का लेजर पास करेंगे इसमें से, ठीक है। तो ये ग्रीन लेजर है, ठीक है। तो रेलिक स्कैटरिंग कहते हैं, मतलब ये ग्रीन था और ये ग्रीन ही निकल के आया, ठीक है। तो ये स्कैटर करेगा कुछ लाइट में, मान लो ग्रीन लाइट निकाली यहाँ से, तो ये दिखेगा कि भाई ये जैसी लाइट गई वैसी ही आई, ठीक है। अगर ग्रीन लाइट पास की और ब्लू लाइट आई, तो ये दिखेगा कुछ, मतलब यहाँ पे एक मतलब स्ट्रॉन्ग डीएनए प्रेजेंस है, या फिर जो हम ढूंढ रहे हैं ना डीएनए, वो प्रेजेंस है। मतलब मान लो ब्लू आई, रेड आई तो मान लो कि इसमें काफी ज्यादा डेंस है, ठीक है। तो ऐसे वेवलेंथ डिपेंड करती है कि ज्यादा वेवलेंथ इसने स्कैटर करी, देख लिया कि कैसे स्कैटर हो, ठीक है। इस तरीके का अगर मान लो ग्रीन वेवलेंथ का हमने लेजर डाला, ठीक है, अगर वो ग्रीन ही निकला तो उसे रेलिक स्कैटरिंग बोलेंगे, ठीक है। अगर वो वेवलेंथ उसकी चेंज हो गई और वो ब्लू निकला, ठीक है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, विबग्योर कहते हैं, ठीक है, मतलब कि ब्लू की वेवलेंथ रेड से छोटी होती है। ऐसे जब जाएंगे ना तो वेवलेंथ बढ़ती है, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस जो एक लाइट ट्रैवल करती है, तो उसको वेवलेंथ में नापते हैं। तो क्या हुआ कि अगर कम मतलब वो आई है, मतलब ब्लू कलर की वेवलेंथ आई है, इसका मतलब उसने स्कैटर कम किया है, ठीक है। अगर वेवलेंथ रेड आई है, इसका मतलब ये कि स्कैटर ज्यादा किया है। स्टोक्स रमन स्कैटरिंग करेंगे, और ब्लू आई तो एंटी स्टोक्स रमन स्कैटरिंग बोलेंगे। सो दिस वाज द थिंग अबाउट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो ये एक लाइट स्कैटरिंग टेक्निक है। इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा कोई भी, मान लो आरएनए डीएनए, वो लाइट स्कैटर करेगा जो भी उस पर पड़ेगी, यानी इंसिडेंट लाइट फ्रॉम हाई इंटेंसिटी लेजर सोर्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्कैटर लाइट इज दैट सेम वेवलेंथ। अगर सेम ही रहेगी तो हमने देख लिया रेलिक स्कैटर बोला जाएगा। हाउएवर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट इज स्कैटर्ड एट डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट कलर्स में, उसको रमन स्कैटर बोला जाएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे रमन स्कैटर लिखा हुआ है। देन अभी उसमें आ क्या रहा है कि भाई जो हम डिटेक्ट आरएनए वायरसेस हैं जो प्रेजेंट हैं सलाइवा सैंपल्स में, जो हम उसकी कर रहे हैं सैम्पलिंग कर रहे हैं कोविड की, तो ये बता रहा है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें हेल्प कर सकता है। तो ये कैरिड आउट क्या होगा कि जो आरएनए वायरस है ना, वो सलाइवा में काफी ज्यादा मिल रहा है, और उन्होंने कहा कि हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके पता लगा लेंगे कि वो वायरस का ही डीएनए है या नहीं, क्योंकि डिपेंड करेगा, वायरस का डीएनए कुछ अलग लाइट की वेवलेंथ स्कैटर करेगा और बैक्टीरिया का डीएनए अलग वेवलेंथ की स्कैटर करेगा, ठीक है। तो पर दिक्कत क्या आएगा कि सिग्निफिकेंस तो चलो ये क्या होता है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए यूज हो सकता है। जैसे हमने एंटीबॉडी टेस्ट पढ़ा था, ठीक है, कि एंटीबॉडी प्रेजेंस होगी तो वो पता चल जाएगा ये कोविड था या नहीं, या फिर अभी है या नहीं इसको कोविड। तो वो भी स्क्रीनिंग टेस्ट था, वो कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं था। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो अ स्क्रीनिंग टेक्निक। पर क्या होगा, और दूसरी दिक्कत क्या है, क्योंकि ये डिफरेंस नहीं कर पाएगा, उसको क्या पता चलेगा ये कॉमन कोल्ड वाली है या मतलब नॉर्मल खांसी जुकाम वाली है या कोविड वाली है, तो वो पता नहीं चलेगा। बट द मेन बेनिफिट हेयर इज दैट होल प्रोसेस ऑफ डाटा एक्विजिशन एंड एनालिसिस कैन बी परफॉर्म इन अ मिनट। तो जल्दी हो सकता है, तो ये इसका एसेट है। एयरपोर्ट्स वगैरह पे ना जल्दी जल्दी पता चल जाएगा। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। देन इज अबाउट NHI टू रैंक रोड ऑन फॉर द क्वालिटी सर्विस। तो NHI क्या, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि हम असेसमेंट और रैंकिंग करेंगे हाईवेज की कंट्री में, किस बेसिस पे कि उन्होंने कैसी एफिशिएंसी कैसी है, रोज जो ट्रैफिक वहाँ पे चल रहा है, सेफ्टी कितना है वहाँ पे, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह हैं आसपास वहाँ पे, यूजर सर्विस जो टोल प्लाजा वगैरह वाली सर्विस कैसी है। सो और पैरामीटर्स क्या हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग स्पीड कितने तक जा सकता है, गड्ढे वड्ढे तो नहीं है, कंट्रोल कितना बेहतर है, एंड टाइम टेकन एट टोल प्लाजा कितना है, मतलब जो RFID, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगाया है या नहीं, और जो फास्टैग सर्विस है वो है या नहीं, ठीक है, क्रैश बैरियर्स हैं या नहीं, ठीक है, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है या नहीं। तो ये सब देख के उनको रैंक करेंगे, ठीक है। तो
फॉर द क्वालिटी सर्विस। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा कि ईच कॉरिडोर, ठीक है, जो भी कॉरिडोर्स है मतलब जो हाईवेज बना रखे हैं, इन ईच ऑफ द पैरामीटर्स वो फीडबैक प्रोवाइड करेंगे एंड वो बताएंगे कि कौन कितना स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेशंस को मीट कर रहा है और सेफ्टी को भी कितना मीट कर रहा है। तो क्या होगा, अब NHAI द्वारा सर्टिफाइड होगा तो वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ेगी एंड उनका रेवेन्यू भी अच्छा होगा। सो सेपरेट रैंकिंग फॉर BOT, HAM एंड EPC प्रोजेक्ट विल ऑल्सो बी डन। तो ये 3 तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं। तो पहला बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर एन्युटी मॉडल। तो इसमें क्या होगा, डेवलपर एक हाईवे बनाएगा एंड ऑपरेट करेगा उसको, ठीक है, मतलब कुछ टाइम तक टोल इकट्ठा करेगा, स्पेसिफाइड ड्यूरेशन मान लो 10 साल के लिए, फिर उसको वापस सरकार को दे देगा, बेच देगा, ठीक है। तो क्या होगा, सरकार उसको पेमेंट करेगी जब मतलब उसको पेमेंट टू द डेवलपर आफ्टर लॉन्च ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन। जब सरकार को रेवेन्यू आना चालू होगा तब सरकार उसको रेवेन्यू देगी, ठीक है। EPC मॉडल क्या होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन की भाई कॉस्ट इज कम्प्लीटली सरकार देगी, ठीक है। इंजीनियरिंग प्राइवेट करेगा पर प्रोक्योर सारा सरकार करेगी एंड जो भी गवर्नमेंट बिड्स करेगी, जो भी मतलब बिडिंग करेगी कि कौन कौन सा प्राइवेट पार्टनर इंटरेस्टेड है, ठीक है, एंड जो भी रॉ मटेरियल है वो सारा सरकार प्रोवाइड करेगी। देन इज अबाउट हैम मॉडल, ये आज के टाइम में फॉलो होता है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। सो इस मॉडल में क्या करते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ BOT एन्युटी एंड EPC मॉडल। इसमें क्या होता है, सरकार कुछ पैसा देती है, ठीक है। पहले में तो क्या होता है, सारा सरकार, सारा जो है वो, जो हमारा BOT एन्युटी मॉडल है उसमें तो क्या होता है कि सारा ही सरकार करती है, ठीक है। देखो यहाँ पे BOT में क्या होता है, सारा ही जो डेवलपर है वो लगाता है एंड कुछ टाइम तक टोल इकट्ठा करता है, पर इसका ड्रॉबैक क्या है, वो बताते ही नहीं, ड्यूरेशन ही नहीं स्पेसिफाई करते कि अब हमारा रेवेन्यू वापस हमें आ गया टोल से, अब आप इसको ले सकते हो। तो वो काफी ज्यादा रेवेन्यू ले लेते हैं, ये इसके ड्रॉबैक है। EPC मॉडल क्या होता है कि उसमें सरकार पे डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल काफी बार अच्छा प्रोवाइड नहीं करते, तो मतलब जो उसकी लायक ना हो उसके, एंड EPC मॉडल की ये ड्रॉबैक है। देन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल की क्या है कि इसमें सरकार 40% देगी तो इन द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द एनुअल पेमेंट, एंड रिमेनिंग पेमेंट कौन देगा, जो डेवलपर है, ठीक है, एंड 60% वो डेवलपर देगा एंड देर इज नो टोल राइट, इंपॉर्टेंट है ये, एंड रेवेन्यू कलेक्शन कौन, NHAI करेगा, तो टोल राइट इनके पास नहीं होते। देन फैक्ट्स और फिल्म्स, वर्तावली क्या है, वर्तावली DD न्यूज हैज कंप्लीटेड 5 ईयर ऑफ द कॉन्टिन्यूस ब्रॉडकास्ट। जो संस्कृत न्यूज मैगजीन है वर्तावली, ये संस्कृत सप्ताहिकी के बारे में बता रखा है। जो FM न्यूज चैनल है उसने फर्स्ट एवर प्रोग्राम इन संस्कृत लैंग्वेज, तो संस्कृत पे ज्यादा फोकस किया है, तो कभी आ जाए तो आप लिख सकते हैं। हरियाणा ने ऑर्डिनेंस लेकर आया है कि भाई 75% प्राइवेट सेक्टर की जॉब लोकल्स के लिए रिजर्व है। जो 50,000 सैलरी से नीचे वाली जॉब से 75% हरियाणा के जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए होगी, विद मोर देन 10 एम्प्लॉइज, ठीक है, उनके लिए होगी। एंड ये मतलब इसके बाद ऑर्डिनेंस के बाद जो भी निकलेंगी ना वैकेंसीज, वो डोमिसाइल दिखा के उनको आप दे सकते हो। सो फोर्थ हाईएस्ट ओपीएम सीजर इन द 2018 रिपोर्ट फ्रॉम इंडिया, जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है उसमें बोला है UNODC ने कि भाई जो ओपीएम है उसकी सबसे ज्यादा पकड़ कहाँ, इंडिया में आई है, ठीक है, आफ्टर ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो आपको पता ही होगा ये गोल्डन क्रेसेंट बनाते हैं एंड गोल्डन ट्रायंगल इज लाओस, थाईलैंड एंड आई थिंक म्यांमार, समथिंग लाइक दैट देयर। तो लाओस, म्यांमार एंड थाईलैंड, तो वो गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। हीरोइन सीजन में इंडिया की 12th पोजीशन है। मैक्सिमम ईरान से ऑक्यूपाई हुआ है, मतलब सीज हुआ है ओपीएम। सो मेन ट्रैफिकिंग तो, क्योंकि इंडिया में क्यों दिक्कत आती है, क्योंकि इंडिया के इधर तो है गोल्डन क्रेसेंट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और यहाँ गोल्डन ट्रायंगल पड़ता है। देन इज अबाउट जरदोजी आर्ट। जरदोजी आर्ट पॉपुलर है काफी भोपाल में, बिकॉज मुगल इन्वेडर्स जब आए थे 17th सेंचुरी में तो तब से फेमस है। जर मतलब गोल्ड, तो ये गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी होती है, एम्ब्रॉयडरिंग विद गोल्डन थ्रेड्स एंड गोल्डन कॉइल। सो देख सकते हैं इसको GI टैग भी मिला हुआ है। GI टैग क्या दिखाता है, ये एक एरिया की स्पेशलिटी है, ठीक है। तो इनक्रेडिबल इंडिया, मेक इन इंडिया में कोई बाहर से फॉरेनर्स आते हैं तो वो ये देखे कि भाई ये तो GI है, तो वो ज्यादा इसको खरीदते हैं। तो दिस इज लखनऊ जरदोजी वर्क। देन इज अबाउट नतांस। नतांस क्या है कि ईरान में एक जगह है जहाँ पे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी में आग लग गई, जो यूरेनियम एनरिचिंग के लिए एक प्लांट था, ठीक है। तो ये कहाँ, तेहरान में है, एंड फर्स्ट पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है ईरान में। एंड ये जो IAEA है ना वो साइट को मॉनिटर करती है। IAEA के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, प्रीलिम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये मॉनिटर करती है जो ईरान की 2015 की जगपोआ डील थी ना, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन P5 मेंबर्स के साथ। उसमें ये था कि नहीं भाई हम ज़्यादा इनरिच नहीं करेंगे यूरेनियम का, तो ये जो साइट है ये इसको मॉनिटर करते थे कि यहाँ पे ज़्यादा एनरिचमेंट हो तो नहीं रहा। देयर इज अबाउट नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, नाटमो। नाटमो का क्या है कि भाई 1956 में एस्टैब्लिश हुई थी, एंड ये जो थीमेटिक
कार्टोग्राफी करती है, मतलब मैपिंग करती है, एंड जोग्राफिकल रिसर्च भी करवाती है। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, GOI। कोलकाता में हेडक्वार्टर है। क्या है? नेशनल एटलस बनाती है, और रीजनल लैंग्वेजेस में भी एटलस बनाती है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड रिसर्च स्टडीज ऑन एनवायरमेंटल एंड एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स, एंड जो इम्पैक्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो भी देखती है। सो इट वॉज ऑल अबाउट नाटमो, 1956 में बनाई गई। इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आइए के बारे में कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।